बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस से है और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो मेंडल के बारे में पढ़ते हैं कि मेंडल ने किस तरह जो है ये प्रिंसिपल्स जो है, जो उसूल है, जो जेनेटिक्स के जो उसूल है उसके ऊपर उसने किस तरह काम किया था। तो इनहेरिटेंस के ऊपर बेसिकली उसने काम किया है और वो काम उसने अप्रोच किस तरह किया था, किस चीज़ों के ऊपर उसने जो है वो तजुर्बे किए थे और उसने एक क्लियर कट हमारे पास जो है एक रिटन फॉर्म में लिख दिया कि जो करेक्टर्स है वो इस तरह इस पैटर्न में वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि मेंडल से पहले जो है किसी ने उसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया था या किसी का अप्रोच इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो कोई मैथमेटिकल वैल्यूज़ निकाल सके या कोई क्लियर कट और ऑथेंटिक बात कह सके कि किस तरह जो है वालिदैन से बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र होती है। अगर देखा जाए तो जिस ज़माने में मेंडल ने ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस कराए थे, उस ज़माने में माइक्रोस्कोप और इस तरह ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं थी और वो बंदा जो है वो जीन के बारे में जानता था। मतलब उसने उसको जीन का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन उसने एक आइडिया पेश किया था और उसने क्या-क्या कहा था वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही ज़हीन इंसान और बहुत ही उसने जो है एक अनोखा काम किया था, जिसकी वजह से आज हम ये सारी की सारी चीज़ें इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। क्योंकि उसने स्टार्ट लिया था तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आते हैं मेंडल की वर्क की तरफ। मेंडल जो है उसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जो कि 22 जुलाई 1882 में या 1882 में जो है वो पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ही वॉज अ मॉन्क इन अ स्मॉल मोनास्ट्री, ऑस्ट्रिया। वो ऑस्ट्रिया में एक चर्च में खादिम था, ठीक है। और एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड ज़हीन बंदा था। वो एक इस तरह का बंदा था जो कि बायोलॉजी, बॉटनी के बारे में और बॉटनी के साथ-साथ वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो उसका अप्रोच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिकल और मैथमेटिकल अप्रोच है उसका इन चीज़ों के ऊपर। इनहेरिटेंस के जो लॉज़ है, उसने उसको अप्रोच किया मैथमेटिक्स के थ्रू। तो इस वजह से उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है। अच्छा, वो उसने इनहेरिटेंस के ऊपर किस तरह काम किया था मेंडल, हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएँगे क्योंकि बुक में जो है उसने उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, तो ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो हमारा टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। बस इतना आप याद रखें कि वो 22 जुलाई और 1882 में पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में और एक छोटी-सी मोनास्ट्री थी जिधर वो खादिम थे, ठीक है, मॉन्क थे। अच्छा, वर्क ऑन इनहेरिटेंस, उसने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किस तरह किया था और कब किया था। ही वर्क ऑन गार्डन पी, उसने मटर जो कहते हैं हम उसको ना गार्डन पी, उसके ऊपर उसने काम किया था। और उसको हम उसका जो बोटानिकल नेम है वो पीसम साटिवम है। मटर जो है या गार्डन पी उसका नाम है, जो बोटानिकल नेम है उसको पीसम साटिवम कहा जाता है। ही कल्टिवेटेड अबाउट 28,000 प्लांट्स, उसने 28,000 के करीब करीब पौधे जो है उसकी कल्टिवेशन की थी। मतलब उसके काम को देखे मुसलसल मेहनत करते थे और काफ़ी अरसे तक वो काम करते रहे, तभी तो उसने जाके इनहेरिटेंस के लॉज इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। और उसने 1856 से लेकर 1864 तक, 1856 से लेकर 1864 तक ये वो मुसलसल काम करते रहे, ठीक है। तो तकरीबन ये 8 साल बनते हैं, 8 साल वो मुसलसल मेहनत करते रहे। इन 8 सालों में उसने 28,000 प्लांट्स जो है उसकी कल्टीवेशन की, तब जाके हमारे पास लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आ गए, ठीक है। ही स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसने क्या किया, उसने इनहेरिटेंस के उसूल को समझा। मतलब 8 साल मेहनत करने के बाद उसने इनहेरिटेंस का पैटर्न, उसूल, सारी की सारी चीज़ें उसकी समझ में आ गई, ठीक है। और उसने 1865 में जो है अपनी पब्लिकेशन जो है वो दी, ठीक है। जब उसने उसके ऊपर काम कर दिया तो 1865 में उसने उसकी पब्लिकेशन की, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क, उसके वर्क के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट वन, टू कंडक्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, वाहिद बंदा था, सबसे पहले बंदा था जो उसने जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। मतलब उसके बारे में बात करना तो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उस सबसे पहले आदमी थे जिसने जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया।
अच्छा, उसका अप्रोच जो था वो बहुत बड़ा स्ट्रांग था। अप्रोच किस तरह था? मैथमेटिकल था, और मैथमेटिकल जो है अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अप्रोच होती है, उसमें एरर्स नहीं होते, उसमें मसले ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो एक थ्योरी जो है वो पेश करना और या उसका मैथमेटिकल जो है उसकी वैल्यूज़ निकाल देना, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो गैप है। वो बंदा, उसका जो था अप्रोच था वो मैथमेटिकल था, इस वजह से उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। स्टडीड सिंगल करेक्टर एंड रिकॉर्ड रिजल्ट। और दूसरा वो क्या काम करता था कि एक ही करेक्टर को एक ही टाइम पे पढ़ता था, और जब पढ़ने के बाद और उसकी स्टडी करने के बाद जब उसके पास मतलब मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आते थे, तो उसी रिजल्ट्स को उसी टाइम जो है वो तैयार कर देते थे। ये नहीं था कि मतलब काम कर लिया फिर कल मतलब कुछ दिन बाद उसका जो है वो रिजल्ट बना दिया, नहीं। वो एक ही चीज़ के ऊपर उसके साथ लगा रहता था, एक ही करेक्टर के ऊपर। वो करेक्टर जो है उसको वो कंप्लीट स्टडी करने के बाद उसका रिजल्ट निकालने तक उसका वेट करता था, फिर अगला करेक्टर, फिर अगला करेक्टर, फिर इस तरह जो करते कराते काफ़ी सारे उसने करेक्टर्स जो है उसकी स्टडी की। अच्छा, उसकी जो चॉइस थी वो बेहतरीन थी। उसने क्या किया कि उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है। मतलब उसने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उसने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था। तो वैसे इसका जो था उसके काम के जो मतलब खुसूसियात क्या थी कि एक तो वो बंदा, उसने मैथमेटिकल अप्रोच की, फिर एक ही चीज़ को स्टडी करके उसका रिजल्ट निकालने तक उसका वेट करता था, और फिर उसके बाद जो है वो अगले करेक्टर को वो स्टडी करते थे। और दूसरी बात उसने क्या की कि उसने गार्डन पी को सेलेक्ट किया, और गार्डन पी को सेलेक्ट करने के कुछ रीज़न थे। तो इस वजह से उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, क्योंकि उसके उसकी जो चॉइस थी वो बेहतरीन थी, और उसका काम जो था, उसका अप्रोच वो बेहतरीन था, ठीक है। अच्छा, मटर को उसने किस लिए सेलेक्ट किया? गार्डन पी जो है उसमें तो एक बात यह है कि कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड इन अ लिमिटेड एरिया। मतलब आप किसी और प्लांट को अगर वो सेलेक्ट करते तो उसकी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती थी। तो वो छोटा सा गार्डन था मनास्ट्री के साथ, और वो उधर ही जाके, मतलब चर्च के साथ एक छोटा सा गार्डन था, उधर ही जाके वो मटर की जो है वो काश्त करते थे, और फिर उसका रिजल्ट तक उसका इंतज़ार करते थे, ठीक है। तो उसने वो, चूंकि मटर जो है उसके लिए ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, तो एक तो इस वजह से उसने मटर सेलेक्ट किया, पी प्लांट सेलेक्ट किया। दूसरी बात, सीड वेराइटीज़, उसमें 34 किस्म के जो है वो वेराइटीज़ मौजूद है, क्योंकि मटर में 34 किस्म की वेराइटीज़ मौजूद है, इस वजह से उसने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। और सीड प्रोडक्शन, चूँकि मटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से उसने मटर को सेलेक्ट किया, या उसने जो है वो गार्डन पी को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके सीड की जो है तादाद बहुत ज़्यादा है, और सेल्फ पॉलिनेटेड। दूसरी बात यह कि बाय नेचर ये जो पी प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, मतलब एक ही प्लांट का मेल पार्ट फीमेल पार्ट मिलता है, और उससे जो है ना वो सीड्स बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा आसानी होती है, मतलब चांसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से उसने सेल्फ ये सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और अनइफेक्टेड बाय अनइफेक्टेड प्लांट, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब आब हवा में और एनवायरनमेंट में जो आपके माहौल में जो तब्दीली आती है, गर्मी सर्दी और इस तरह के जो है वो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। इस वजह से उसने क्या किया कि उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, ठीक है। और चूंकि ये बहुत थोड़े अरसे में जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मतलब आप इसको काश्त करो तो ये टाइम बहुत कम लेते हैं, मतलब मेच्योर होने में, तो इस वजह से उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। यही थी कुछ वजूहात जो जिसकी बिना पर उसने मटर को सेलेक्ट किया। वो किसी और प्लांट को भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये चूंकि उसके लिए इसमें बहुत आसानी थी, इस वजह से उसने सिलेक्शन पी प्लांट की। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके उसूल जो है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आगे जाके जब हम उसके प्रिंसिपल जो उसके वो लॉज पढ़ेंगे तो ये उसमें फिर अप्लाई होंगे। एक तो फैक्टर, फैक्टर क्या चीज़ है आप ये याद रखें कि फैक्टर जो है हेरिटेबल कैरेक्टर ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर, जिसको हम जीन कहते हैं। जो कि हेरिटेबल कैरेक्टर्स नहीं होते, जो वालिदैन से बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं तो उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो इस ट्रेट को डिटरमाइन कौन करता है, उसका डिटरमाइनर जो है उसको हम फैक्टर कहते हैं। मतलब उस जमाने में मेंडल उसको फैक्टर कहते थे, और आज के ज़माने में उसको जीन कहते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। अच्छा,
फेयर ऑफ फैक्टर, जो कि डाइप्लाइड सेल होता है ना, जो कि एक नया पौधा बनता है, उसके सोमेटिक सेल्स होते हैं, तो उसमें सारे के सारे में जो डाइप्लाइड सेल्स होते हैं उसमें जो जीन है या फैक्टर है ये जोड़ों में पड़ा होता है, एक मतलब मेल की तरफ से और एक फीमेल की तरफ से, तो ये पेयर में होता है, ठीक है, अलील में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि सिंगल फैक्टर्स जब उसी सेल से गिमीट्स बनते हैं तो फैक्टर्स आपस में जुदा हो जाते हैं, एक फैक्टर गिमीट में आ जाता है, ठीक है। और एक आने की वजह यही है कि फिर वही गिमीट दूसरे गिमीट के साथ मिलेगा तो फिर वो जो है वो पेयर में हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखिए, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब डाइप्लाइड सेल होंगे और उसमें मतलब दो जो है वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे या जीन होंगे एक ही कैरेक्टर के लिए, तो एक जो है वो शो होगा, दूसरा जो है वो मास्क हो जाएगा। तो जो करेक्टर शो होता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और जो मास्क हो जाता है, जो चुप जाता है, एक्सप्रेशन उसकी नहीं होती, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो ये चीज़ें अगले लेक्चर्स के लिए लाजमी याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने जब पी प्लांट को ले लिया तो उसमें उसने कुछ खुसूसियात को स्टडी किया, तकरीबन 7 करेक्टर्स उसने स्टडी कर लिए। वो 7 करेक्टर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो 7 करेक्टर्स क्या थे, एक ही करेक्टर के ऊपर वो एक ही टाइम में काम करते थे, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, तो इन सब के ऊपर उसने अलग-अलग काम किए। तकरीबन 8 साल तक वो मुसलसल मेहनत करते रहे इनके ऊपर। तो एक तो सीड के शेप पे, जो जो मटर का सीड होता है, जो उसके वो दाने होते हैं, तो या तो वो रिंकल होते हैं, चिपटे हुए होते हैं, या गोल होते हैं, बिल्कुल राउंड, स्मूथ राउंड होते हैं, ठीक है। तो राउंड या रिंकल होंगे। सीड का जो कलर है या ग्रीन होगा या येलो होगा। येलो कलर चूंकि मेरे पास है नहीं तो मैंने रेड में ड्रा किया हुआ है इसको। तो असल में या तो रेड होगा या येलो होगा। आप मटर में देखिए, घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब पकते हैं खाने की चीज़ें, तो आप उनको देख ले, उसमें आपने येलो कलर भी देखा होगा और बिल्कुल ग्रीन कलर भी आप लोगों ने देखा होगा, और उसके जो दाने हैं वो आपने रिंकल्स भी देखे होंगे और आपने उसमें मतलब बिल्कुल राउंड भी देखे होंगे। फिर क्या चीज़ है, फ्लावर का जो कलर है, जो मटर का पौधा होता है उसका जो फ्लावर होता है उसमें एक तो ये तो वायलेट कलर का होता है और वाइट कलर का, बिल्कुल सफ़ेद भी होता है और वायलेट कलर भी होता है, दो तरह के उसमें फ्लावर का कलर है। जो उसका पार्ट है, जो फली नहीं होती जिसके अंदर वो दाने पड़े हुए होते हैं, उसका जो शेप है उसको वो या तो फुल होगा, बिल्कुल प्लेन फुल होगा, या चिपटा चिपटा हुआ होता है, ठीक है। उसको हम कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। तो या तो बिल्कुल प्लेन होगा या कंस्ट्रक्टेड होगा, ठीक है, फुल या कंस्ट्रक्टेड इसको कहते हैं। जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसका कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। येलो चूंकि कलर है नहीं मेरे पास, मैंने रेड में ड्रा किया हुआ है, या ग्रीन होगा, दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो फ्लावर की पोजीशन होती है, अगर आप उसके प्लांट को देखें तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसकी पोजीशन दो तरह की होती है। या तो पोजीशन उसकी होगी बिल्कुल सेंटर में, उसको ये जो ये प्लांट है और उसके सेंटर में फ्लावर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल, क्योंकि एक्सेस पे फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये बॉडी का एक्सेस है तो ये दरमियान में इसके फूल होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सियल है। और एक होता है हमारे पास टर्मिनल, मतलब जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं ना साइडों पे, तो साइडों पे फूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। तो ये दो तरह के उसमें फ्लावर होते हैं, दो तरह के प्लांट होते हैं। एक तरह के प्लांट में फ्लावर सेंटर में होंगे और एक तरह के प्लांट में फ्लावर जो है वो साइड्स में होंगे, ठीक है। और लास्ट और सबसे जो हमारे पास 7 नंबर जो हमारे पास पॉइंट है, वो स्टेम की हाइट है। मतलब जो प्लांट है वो या तो टाल होगा या हमारे पास शॉर्ट होगा, दो तरह के होंगे। मतलब कुछ हमारे पास मटर के पौधे होते हैं जो कि लंबे होते हैं, उनका स्टेम लंबा होता है, और कुछ हमारे पास होते हैं जो कि उनकी उनकी लेंथ बहुत कम होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।